मैं आशीष हिरावत और अंजलि जैन आप सभी का स्वागत करते हैं राजस्थान परिषद द्वारा आयोजित मीट द आइकॉन में। राजस्थान परिषद हमारे तेरापन समाज का एक उत्कृष्ट संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से हमारे बेंगलोर के समाज में एक कर्मठ रूप से सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ है। चाहे शिक्षा की बात हो या चिकित्सा की बात हो या युवाओं को जोड़ने का काम हो, राजस्थान परिषद हमेशा आगे बढ़कर काम करता रहा है। और इन्हीं कामों के पन्नों में एक और पन्ना जोड़ते हुए राजस्थान परिषद ने अब एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग मीट द आइकॉन करके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे समाज के आइकॉन्स को आपसे मिलाएंगे और उनकी जीवनी के ऊपर हम लोग बातें करेंगे और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपको हमें इन जैसे सक्सेसफुल बनने का मौका और टिप्स हमें दिए जाएंगे। तो हमारे साथ आज के आइकन श्री मदन जी बरमेचा, जो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ चेतना सेवा केंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के मंत्री हैं, और हमारे साथ है राजस्थान परिषद के प्रेसिडेंट श्री कमल जी ताते और राजस्थान परिषद के मंत्री श्री मनीष जी ताते। तो मदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे। हाँ, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं। आप जैसे उन्होंने कहा कि आप मंत्री हैं यहाँ के सेवा केंद्र के, तो उस बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे इस पद तक पहुँचे और आपकी पूरी जर्नी कैसी रही। इस पद पे पहुँचने का तो ऐसा संजोग मिला है कि ना चाहे ये पद मिल गया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पद मेरे को ऑफ़र किया जाएगा और एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन हमारे अपने तेरापन समाज के दो दिग्गज भंवरलाल जी नाटा और कन्हैयालाल जी ईडिया ने फोर्स किया कि नहीं मदन जी, ये पद इस समय आपको संभालना है। और उनका फोर्स इतना था कि मैं मना नहीं कर सका और अल्टीमेटली संभालना पड़ा। ये 3 साल का पीरियड है और हम ऑलमोस्ट फेक एंड में आ गए हैं। 3 साल गुरुदेव का चतुर्मास के लिए इतनी बड़ी तैयारियां करनी थी, तो ये काम मिल गया। काम हो रहा है, काम हो गया है और थोड़ा बाकी वो भी हो रहा है। तो आपको जैसे आपने कहा कि आपको ये पद दिया गया था, आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया या फिर आपने इसके लिए कोशिश नहीं की, तो अब आपके पास जब ये पद है तो आपको कैसा लगता है? बहुत गौरवान्वित महसूस करते। सबसे बड़ी बात है कि गुरुओं का सानिध्य मिला, चरित्रात्मा का सानिध्य मिला यहाँ बैठ करके, जो कभी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी श्रद्धान्य श्रावक थे, चर्चित तुलसी के बहुत और महाप्रज्ञ जी के बहुत क्लोज थे। अच्छा। तो पहले मैं परिचय था कि मैं उनका पुत्र हूँ। अब कोई नहीं पूछता कि आप किसके पुत्र हो। अच्छा, तो हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन बहुत मज़े में बीता। कलकत्ते में पढ़े लिखे, अरे वाह, पूरे एजुकेशन वहाँ किया। ओके। फिर यहाँ कमाने के लिए आ गए। तो आप क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं? अभी हम मेनली इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हैं। इसमें एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी, स्पीकर्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स में फैंस वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सब आइटम हम लोग बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आपने, क्योंकि आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में उतार चढ़ाव रहती है, तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं बिज़नेस से, तो आपने ऐसा क्या सीखा? हमने खाली उतार चढ़ाव देखा, उससे सीखा। खाली वही सीखा कि उतार चढ़ाव में कैसे रहना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स देंगे कि उतार चढ़ाव में कैसे रहना चाहिए? बोला ना, समभाव से रहना चाहिए। चढ़ाव में मुंह ऊपर नहीं करना चाहिए, उतराव में मुंह नीचे नहीं करना चाहिए, सीना तान के हर समय चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव का कहानी है, समस्याओं का सामना करो, समस्या स्वतः खत्म हो जाएगी। तो जब उतराव आता है तो समस्याओं का सामना करो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपकी आपने बहुत कुछ देखा है अपने पूरे जीवन में, तो अगर आपके पास एक ऐसा मौका होता जब आप वापस जाके उस चीज़ को बदल सकते, तो वो कौन सा चीज़ आप बदलते और कब आप जाते, कौन से वक्त में आप वापस जाते? कुछ ऐसी घटनाएं हैं लाइफ में जिसमें मैंने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया, जिसके लिए मैं आज भी भुगत भोगी हूँ। करोड़ों का नुकसान किया,
तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा उस जगह हूँ तो मैं वो चीज़ चेंज करूँ कि मेरे करोड़ वापस आ जाए। अच्छा, तो मदन जी, आपने कहा कि आपने काफ़ी उतार और चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हम सब ने और पूरे समाज ने आपको हमेशा चढ़ाव की तरफ ही देखा है, और उतार जो है वो आप ही जानते हैं। तो आप हमें बताएं कि आपका सबसे ज़्यादा संघर्षमय समय कौन सा था? शायद आपके मंत्री मनीष को कुछ मालूम है, ज़्यादा नहीं तो 92 में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि सुबह खाने का शाम को खाने का नहीं है, जबकि किसी को ही मालूम नहीं होगा हमारे समाज में, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई थी। लेकिन भगवान ने बहुत जल्दी सुनी। उस टाइम -30 लाख में बैलेंस शीट थी, जो वापस विद इन ईयर कवर करके सबका पैसा चुका करके फिर वापस खड़ा हो गया। -32 लाख से 30 लाख जो आपने कहा, उसको आपने फिर एक साल में सब कुछ कवर किया, वो कैसे किया आपने? ऊपर की दया, भगवान की दया, हमारी मेहनत, हम वापस बैग लेके घूमना स्टार्ट किया जैसे इसमें, भगवान ने साथ दिया, हम सक्सेस हुए। सक्सेसफुल तो आप हुए, लेकिन आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मतलब उतना बड़ा उतार देखकर फिर इंसान को क्या सोचना चाहिए? कैसा आपका उस वक्त का माइंडसेट था कि आपने क्या सोचा और किस तरह से अगले दिन से आप वापस काम पे गए? अपनी आत्मशक्ति को मत खोइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हार मान लें तब खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम खुद से हार सकते हैं, दूसरे हमें हरा नहीं सकते कभी भी। और आपके अपने जीवन में आपके मार्गदर्शक या आपके गॉडफादर कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते, लेकिन मार्गदर्शक होते हैं, या आप किसी को एक रोल मॉडल मानते हो? मेरे पिताजी हो। और क्यों? बस उन्होंने हर समय मेरे को साहस दिया। इवन व्हेन आई वाज इन अ वेरी बैड पोजीशन 92, उन्होंने मेरे को एक ही बात किया, तुमको वापस खड़ा होना है और अपने आप खड़ा होना है। पैसा मैं अभी भी और दे सकता हूँ, लेकिन तुम अपने आप खड़े हो तो अच्छा है। मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, यू गो अहेड। और ही वॉज ए टाइगर ऑफ हिज टाइम। भले चाहे उनके पास पैसा कम हुआ होगा, लेकिन जिस बिज़नेस में वो थे, उस बिज़नेस में बिरला जी और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, जो जूट में थे, वो उनका लोहा मानते थे। आपके लिए परिवार कौन है? देखिए, आज के दिन में तो परिवार मेरा पूरा समाज है। जो मैं समाज के इतने नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, तो पूरा समाज मेरा परिवार है। अच्छा, तो अगर आप बोलते हो कि समाज आपका परिवार है, तो आपकी सफलता में समाज आपको कैसे हेल्प किया? नहीं किया, समाज ने मेरे को कोई हेल्प कहीं भी नहीं की। उल्टे के कुछ एक मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बोल दिया तो बोलता हूँ। एक दो आदमी ने यहाँ तक कमेंट पास किया, जब मेरी परिस्थिति खराब थी तो यही भीख मांगने लायक है अभी। मैंने कभी उनको उतला नहीं दिया और आज भी उतला नहीं देता। आज भी उनसे दोस्ती भाईचारे से ही मिलता हूँ। मतलब इससे हम सीखते हैं कि हमें ग्रज नहीं रखना चाहिए दूसरों की तरफ। ऑब्वियसली इस भाव से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब आपके बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बुरे वक्त पे कोई और आपको और ज़्यादा दबाना चाह रहा है तो वो बहुत ही गलत है। और उसके वो होने के बावजूद भी आप उनसे उसी भाव से सरलता के साथ आज भी उनसे बात करते हैं, या उनके अगेंस्ट में कुछ रखते नहीं हैं, कुछ बुरी बातें नहीं रखते आप उनके अगेंस्ट में। आपने किसी का नाम तक नहीं लिया अभी, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मदन जी, धर्म संघ आपके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ में एक गुरु एक विधान की परंपरा रही है। अगर हम तेरापंथ धर्म संघ को मानते हैं, हम उस गुरु को मानते हैं, तो हमको तेरापंथ धर्म संघ के पर पूरा विश्वास रखना पड़ता है। तो हमारे तेरापंथ धर्म संघ ने आपको किस तरीके से प्रभावित किया है इतने सालों में? जब आप इतने नीचे से इतने ऊपर तक आज आए हैं, तो किस तरीके से धर्म संघ ने आपको प्रभावित किया है? उसमें तो मैं चरित्र आत्मा के सिवाय या गुरुदेव के सिवाय किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ रहे हैं मेरे आइकॉन जो धर्म संघ में मेरे को लेके आए। जैसे मैंने आपको नाम बताया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। कन्हैया जी गेड़िया ने, बोंडला जी नाटा ने बहुत साथ दिया। हमारे अध्यक्ष सोनलाल जी मांडो थे, उनका भी काफ़ी साथ भी रहा, बहुत ऊंचा नीचा रहा, बहुत बातें होती थी उनसे, लेकिन फिर भी वो हम दोनों साथ मिलकर चले और इतना बड़ा काम कंप्लीट किए। और आज भी
अच्छा चल रहा है। ये तो धर्म संघ की बात हो गई। आपको आज के मदन जी बरमेचा बनाने में हमारे धर्म का कितना बड़ा हाथ है? ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो ठीक रहेगा। कोई खास मतलब? नहीं पूछे तो ठीक रहेगा, वजह कुछ भी नहीं। ठीक। तो आप अपने धर्म संघ से काफी जुड़े हुए हैं, अभी आप मंत्री भी है यहाँ पे, तो इतना कार्य करके, इतना सेवा प्रदान करके आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पे? गौरवान्वित महसूस होता है। इतना बड़ा मेरे को मौका लगा कि आज गुरुदेव की मैं सेवा कर पा रहा हूँ या सब साधु संतों की सेवा कर पा रहा हूँ, और उनके साथ साथ में हमारे जितने भी दानदाताएँ हैं, जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, उनके लिए मैं कुछ सेवा दे पा रहा हूँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रेशर रहता है और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो बहुत है इसमें कोई तो नहीं, बट मेरे को एक घटना याद आ रही है रिसेंटली की। हमारे अच्छे ट्रस्टी हैं और बड़े दानदाता है जितेंद्र जी नाटा, कुछ पर्सनली मेरे को जानते भी थे और कुछ मालूम भी है मेरे बारे में। मैं बहुत लूज टेम्पर आदमी था अपनी लाइफ। लूज टेम्पर माने शायद बहुत कम आदमी इतने लूज टेम्पर होते होंगे। छोटी सी बात को वो बहुत बड़ा हो जाता था, घर पे भी और बाहर भी। यहाँ उनका एक मेरा सीना गर्व से फूल गया जब उन्होंने कहा, मदन जी आप इतने ठंडे कैसे हो गए? तो धर्म संघ ने आपको कुछ तो दिया है, मतलब आपका टेम्परामेंट तो उन्होंने कम कर दिया था। समाज ने दिया। समाज ने दिया। ठीक। और ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लेकिन उसमें क्या है, मेरे घर वाले भी आजकल मेरे को कुछ सुनते नहीं है, करवाता नहीं तो फिर क्या बात है। बीवी भी रूलिंग करने लगी है, चुप चुप करा तो खाइए नहीं तो जाएगा। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा था कि आज के ज़माने में टाइम बहुत ज़रूरी है। वक्त का जो एक है कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वक्त को, तो फिर आप जिस कार्य में जुटे हुए हैं, ये पूरा का पूरा भवन बनाना था, इतना सब डेवलपमेंट करना था यहाँ पे, तो डेडलाइन को कैसे आप बीट कर रहे थे? डेडलाइन को कैसे मीट कर रहे थे आप? तो आप डेडलाइन को मीट कर रहे थे या बीट कर रहे थे यहाँ पर? इच्छा तो बीट करने की थी, लेकिन बीट नहीं कर पाया, लेकिन मीट कर लिया। एक और सवाल कि आपके अनुसार एक खुशी आपके अनुसार क्या होती है? खुशी वो होती है जब सामने वाला खुश होता है अपने से। अगर 4 आदमी खुश है हमसे तो हम सबसे बड़ी खुश है। और संतुष्टि क्या है आपके लिए? सेम वही विचार है। जब आदमी सामने का आदमी खुश रहता है, हमारे नज़दीक के सभी आदमी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो हमको बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। आप इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? या अभी भी काफ़ी लोग जो है हमसे एक पीढ़ी आगे के लोग भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं, कुछ लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और युवा तो संघर्ष कर ही रहे हैं सारे के सारे, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे जाके सक्सेसफुल बने? भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, हिम्मत मत हारो, पहली बात। और एक आस्था रख के काम करो, एक लाइन पकड़ के काम करो। उसमें आपको थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप कंटिन्यूएशन रखोगे तो डेफिनेटली उस लाइन को आप सक्सेसफुल हो पाओगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। 92 में आपने कहा कि किसी ने आपकी मदद नहीं की उस वक्त, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज का युवा समाज में कम जुड़ता है, तो आप आज के युवा को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, या आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज कितना ज़रूरी है आज एक युवा के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने ज़िंदगी में? समाज का साथ तो हमेशा चाहिए हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए। किसी का भी संघर्ष में अगर समाज का अगर उसको साथ मिले तो बहुत जल्दी पार कर सकता है, और अगर समाज उसकी टांग खींचे वापस और उसको साथ नहीं दे, वो साथ नहीं दे समाज का, तो डेफिनेटली टेक सम टाइम
लेकिन अगर वो डिटरमाइंड है तो वापस आगे आ जाएगा। देर से क्या करना, तालाब में आराम से। तो विल प्ले गेम। यस, लेट्स डू इट। तो अब बातचीत बहुत हुई, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, इसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उसके उत्तर देने पड़ेंगे जैसे ही आपके दिमाग में आता है, मतलब तुरंत उत्तर देने पड़ेंगे। तो 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि अगर आपकी पत्नी आपसे रूठ जाती है तो आप क्या करेंगे? मैं रूठ के सो जाता हूँ। तो आप भी रूठ जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, बाकी शादीशुदा लोगों के लिए क्या वो काम करता है? कुछ अगर आपकी पत्नी उस टाइप की है जैसी मेरी पत्नी है तो काम करता है, क्योंकि हर फीमेल और मेल का अपना साइकोलॉजी इंट्रैक्शन अलग टाइप का होता है। वी कैन नॉट से दैट हर जगह अलग होगा। आपने मेरे बारे में पूछा इसलिए मैंने बता दिया। अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। एग्जैक्टली। बट ये सही को हर जगह ट्राई नहीं करे। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न, प्यार से अपनी पति पत्नी एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? मैं तो रामायण बुलाता हूँ। रामायण आप उन्हें बुलाते हैं? रामायण मेरी पत्नी को बुलाता हूँ। अरे अरे, ये क्यों? नहीं, वो मेरे को मेरे नाम से बुलाती है, मदन लाल जी। मदन लाल जी? जी जरूर लगाती है। अच्छा, तो अगर आपके पास अगर आपको एक हीरोइन के साथ वेकेशन पे जाना होता तो आप किसके साथ जाते और कहाँ जाते? भाई आप अभी सेमूर में कहाँ हीरोइन मिलेगी और कहाँ जाएंगे? अरे पत्नी ठीक है अभी तो। अच्छा ठीक है, तो हम लोग गेम समाप्त करते हैं। हम टाइम मशीन में 20 साल पीछे चलते हैं, उस वक्त आप किसके साथ जाना चाहेंगे? या 30 साल पीछे? हाँ 30 साल पीछे जाए तो कुछ सोचना पड़ेगा। उस टाइम तो हमारे नहीं करना था तुझे। मैं तो आज भी बोलता हूँ पत्नी से मेरी, तुम चलती हो चलो ना, हमारी माँ को बुला लूँगा मैं। एक आपके व्यवसाय से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। जो आपने ऑसीवुड टीवी ब्रांड एलईडी टीवी ब्रांड जो आपने स्टार्ट किया है, उसके वो शुरू करने से पहले आपकी क्या सोच थी उसके पीछे? देखिए उस टाइम तक हम लोग दूसरे ब्रांड को प्रमोट करते थे, कई ब्रांड्स के हम डिस्ट्रीब्यूटर थे। हमने डिसाइड किया कि भाई अपना प्रोडक्ट अपना ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करें, दूसरे की सेवा कितना दिन तक करते रहेंगे। लेट अस स्ट्रगल एंड स्टार्ट आवर ओन ब्रांड। वो शूट का नामकरण भी बड़ी फनी स्टाइल से हुआ। हम चाइना गए थे फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करने के लिए। मैं तो बहुत बार चला गया था, लेकिन मेरा पुत्र विकास, उसको स्टार्टिंग करनी थी उसको, तो वो शायद सेकेंड टाइम मेरे साथ गया था। पहली बार तो खाली सर्वे करके आ गया था। हम लोग एक कंपनी में बैठे थे जो टीवी वगैरह बनाती थी, उसका ब्रांड ओसी था। तो हम लोग ऑर्डर उसको दिए और उससे पूछा भाई तुम्हारा ब्रांड इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है, ओनली चाइना रजिस्टर्ड है? नहीं, हमारा खाली चाइना रजिस्टर्ड है। तो हमने यहाँ आके ओसी बोल करके यहाँ अपना ब्रांड रजिस्टर कर दिया और लॉन्च कर दिया। ब्रांड चालू हो गया, माल आ गया। कर्नाटका में माल सप्लाई हुआ। कन्नड़ा में ओसी का मतलब होता है फ्री। तो सब लोग बोले यार ये तो जितने डीलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बोले यार तो यार नाम तो गलत हो गया यार। तो हमारे भी इसके साथ में फ्री दे रहे हैं रिमोट। वो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन फिर हमने सोचा इसको आप उसी चालू तो कर दिया तो पूरा नाम चेंज करें, इससे अच्छा है कुछ इसी में आगे पीछे नाम लगा दें। तो उस टाइम केन वुड वगैरह काफ़ी फेमस था अप्लाइंसेस वगैरह में, तो हमने कहा वुड लगा दो। कोई पूछेगा तो बोला भाई क्या है, केन वुड का भाई है ओसी वुड। उसने चालू किया। तो हम लोग वुड का स्पेलिंग थोड़ा चेंज करके WUD की और ओसी वुड ब्रांड नाम से स्टार्ट किया। इसमें खाली टीवी नहीं है, स्पीकर्स है, बिग स्पीकर, डीजे स्पीकर्स है, फैन है, वॉशिंग मशीन भी हमने इस साल लॉन्च किया है। कई प्रोडक्ट आ गए इसके अंदर। तो इसकी आप एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं? नहीं, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है ही नहीं टीवी का, एलईडी टीवी का। इट इज़ ऑलमोस्ट 75% तो इसका कॉस्ट है जो है ग्लास पैनल का होता है, वो इंडिया में बनता ही नहीं। वर्ल्ड में 3-4 कंट्रीज़ में बनता है, जो उसका कॉस्ट 75-80% वही कर लेता है। बाकी काफ़ी कुछ इंडिया में बनने लगा है पैनल, इसको पैनल छोड़ करके। तो आप ये समझ लो 90% तो इम्पोर्ट ही है, ओनली 10% इंडियन इम्पोर्ट्स लगता है इसमें। मदन जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने MBA किया है कलकत्ता से। तो एक और जोड़ना चाहूँगा मैं कि
आपको पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्होंने एक सरल भाषा में कह दिया ओसी, और उसके बाद में उसका परसेप्शन सही नहीं रहा ओसी नाम का, तो वो ओसी उल्ट करना पड़ा उन्हें। तो ब्रांड परसेप्शन भी इन्होंने 2 लाइनों में हमें सिखा दिया। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ब्रांड परसेप्शन भी एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो आपने ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए, अपना ब्रांड को बिल्ड करने के लिए और क्या किया फिर? उसका हम काफ़ी प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम बहुत छोटे हैं कंपेरेटिवली विथ अदर मिड साइज ब्रांड। बड़े ब्रांड की तो हम बात ही नहीं करते, जितने मिड साइज ब्रांड हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं। कुछ कल कर्नाटका स्टेट में वी आर इन फार हेड ऑफ मिड साइज ब्रांड में, और अभी जर्नी बहुत दूर है, बहुत लंबी है। हम पान इंडिया कवर नहीं कर रहे हैं अभी, ओनली 5 स्टेट वी आर कवरिंग। इट विल टेक सम मोर टाइम, क्योंकि हर जगह हर चीज़ टाइम लगता है अपना। प्रमोशन के लिए हमने टीवी, न्यूज़पेपर, एड वगैरह समय समय पे देते हैं। ऑलवेज वी कैन नॉट कीप इट अप, और अच्छा चल रहा है। तो प्रमोशन के कुछ तरीकों के बारे में आप क्या बताएंगे? कौन सा तरीका ज़्यादा सफल होता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड अगर लें तो क्या, कौन सा वे, कौन सा मेथड ऑफ प्रमोशन सबसे ज़्यादा सटीक रहता है इस चीज़ के लिए? मैं टीवी कवरेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैं देता हूँ जितने भी अच्छे बड़े एग्जीबिशन लगते हैं इंडिया वाइज में, एज ए स्टार्ट ऑफ द ब्रांड इमेज को स्टार्ट करने के लिए आपको कॉन्फ्रेंसेस जितने एग्जीबिशंस होते हैं उसमें जरूर अटेंड करना चाहिए। वहाँ सेल आया नहीं है, लेकिन ब्रांड प्रमोशन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें इंडिया से नहीं बाहर से बहुत आदमी आते हैं। हमने रिसेंटली बॉम्बे में एक फार्म एक्सपो बोल करके, जो खाली स्पीकर्स और ऑडियो के अंदर है, एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम हमने भाग लिया था, एंड इट्स गिवन वेरी ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स टू अस इन क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज ऑल ओवर इंडिया। व्यवसाय से जुड़ा हुआ कुछ एक कटु अनुभव हो, या कोई एक अनुभव जो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, वो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं एक बात आप लोग सबको बोलना चाहूँगा, अति विश्वास बहुत खराब है। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है अपने साझेदारों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। मैं अति विश्वास का बहुत बड़ा खामियाजा भुगता हूँ। तो मेरा हमेशा अब ये सेशन रहेगा युवा वर्ग को, जो भी व्यवसायी है, आँख मूंदे या बिना आँख मूंदे भी अगर आप अति विश्वास मत कीजिए। विश्वास खराब नहीं है, लेकिन अपने आप को सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िए तो ठीक रहेगा। कुछ एक छोटा एनेक्डोट या एक किस्सा सुनाना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ हो, जिसमें आपने किसी पे अति विश्वास किया हो और वो आपको अच्छे फल नहीं दिया हो? अच्छा फल क्या है, मेरा पूरा बैलेंस शीट बिगाड़ दी। ऐसा था कि हम एक आदमी के साथ पार्टनरशिप हुई है हमारी, हम लोग 4 पार्टनर थे, और बाकी 2 पार्टनर को मैं ही लेके आया समझ लो। वो मेरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से फिर बिजनेस में घुसे। बहुत छोटा आदमी था उस टाइम। उसको इवन जब 4 आदमी बैठ के खाना कैसे खाना है स्पून से, और कैसे खाना है, कैसे बैठना है, वो भी मैंने उसको सिखाया। तो मेरे को उसकी माँ मेरे को बहुत मतलब हमेशा ही बोलती थी कि तुमको तो फोटो लगा के मेरे को पूजा करनी चाहिए। ही वॉज इन द बहुत डिफरेंट लाइन में था, राउडिज़म में था, और मेरे को बोला कि आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम द लाइफ ऑफ राउडिज़म। मेरे को भाई साहब बिजनेस सिखाओ आप साथ में लेकर के। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2 और पार्टनर मिलाए, साथ में 4 आदमी मिले, बड़ा बिजनेस किया, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस किया। करोड़ों की संपत्ति कोई इकट्ठा हुई, भगवान ने मर्जी रही, वो भी उपरातले पैसा दिया हम लोगों को, और खूब जोर से आगे बढ़े उस पीरियड में। 4 साल का मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड था वो, जो आज अगर हम चारों साथ में रहते तो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर रहते, डेवलपर और बिल्डर्स में नाम रहता हमारा। मेरी वाइफ कहती थी कि कुछ तो लिखित में रखिए। मैं हमेशा उसको ये बोलता था कि ये दुनिया को धोखा देगा यार, मेरे से थोड़ा 19-20 करता धोखा नहीं देगा। आज कम से कम 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके हाथ में है मेरी, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ लीगली। अब इससे बड़ा क्या
बोलूँ मैं, विश्वासवर्ती विश्वास की बात। आप मुड़ के उस तरफ देखते तो फिर देखता ही नहीं, देखूंगा तो दिमाग खराब होगा, मन नहीं लगेगा। आज भी कल ही उसने कि मेरे पर 3-4 केस ठोके, सब क्रिमिनल केस ठोके। ये आप रिसोर्ट की बात कर रहे हैं? हैं? रिसोर्ट की बात? हाँ जी, क्रिमिनल केस ठोके। आई थिंक कॉइन गोल्ड कॉइन या सर? यस, यू आर राइट। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमने बनाई, गोल्ड कॉइन रिसोर्ट। गोल्ड कॉइन रिसोर्ट्स, क्लब एंड रिसोर्ट्स। अभी लास्ट केस 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने चार्जशीट को पेश किया है। इवन आर्म्स एक्ट में चार्जशीट लगाई कि मैं गोली, बंदूक और तलवार और सबको लेके गया, ये किया वो। ही वॉज बिकम वेरी पावरफुल। तो प्रॉपर्टी हाथ में आ गई, पैसा हाथ में आ गया, बिकम पॉलिटिकली वेरी बिग MLC बन गया। तो हम तो वहीं के भी रह गए और वो हमसे बहुत आगे निकल गया। आज भले कि उसकी परिस्थिति क्या है, मैं उसको डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये है अति विश्वास का नतीजा जो मैं भुगता हूँ। लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ, यार हो गया। अब उसकी लड़ाई भिड़ाई करके, कोर्ट कचहरी करके अपना टाइम वेस्ट करना, अपना दिमाग ख़राब करना, पैसा ख़राब करना, और अपन जानते हैं इंडियन कोर्ट्स में वर्षों लग जाते हैं, स्पेशली सिविल सूट्स के अंदर। अपना अपनी राह पकड़ो, जिस दिन भगवान चाहेगा कुछ भी सेटलमेंट होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैं उससे 21 भी, अभी भी मैं कोई ख़राब परिस्थिति में तो हूँ नहीं, आराम से अच्छा है, वेल टू डू है, फिर क्यों उसकी चिंता करनी। कोई हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कर्ज जो मैंने चुकाया हो। काफी बड़ा दिल है आपका। दिल बड़ा नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि मैं दिमाग खराब करने से फ़ायदा नहीं है। बहुत लोगों ने कहा आप केस कीजिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कीजिए। मैं एक बार सोचा भी 2005 में, एंड आई कंसल्टेड वन वेरी बिग लॉयर फॉर द कंपनी लॉ। उस टाइम मैं भी कोई बहुत पैसा वापस नहीं हुआ था, बड़ी सेटबैक लगी हुई थी। तो उसने सब पेपर स्टडी करके मैंने और बाद में बोलेगा मैं 3 दिन में कंपनी सीजर ला दूंगा, कंपनी लॉ के अंदर। लेकिन मेरी फीस है 10 लाख रुपया इनिशियली। बहुत बड़ा लायर था, ही वॉज द लायर ऑफ मुकेश अम्बानी, अनिल अम्बानी का लायर था, रिलायंस की लायर था। मैंने कहा भाई साहब मैं तो 1-2 लाख हो तो दे सकता हूँ। बोलो तो मेरी पर हियरिंग है 2 लाख रुपये, हियरिंग बेसिस पे आ जाते हैं। फिर बोले सर गलत हो जाएगा मेरे से, आपको कॉमिट कर लूँगा, फिर नहीं दूँ तो गलत हो जाएगा। कल को 5 हियरिंग हुई तो 10 लाख तो हो जाएगा। आप कहते अभी तक 2 हियरिंग में ला दूंगा सीजर, बाद में 5 हियरिंग होगी तो मैं तो पड़ जाऊँगा। तो उस टाइम 10 लाख निकालना बहुत भारी था, निकाल के उसको फीस दे सकूँ या तो 2 लाख पर हियरिंग का कॉमिट कर सकूँ। बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि विदिन 3 days, विदिन 2 years इन चेन्नई आई विल गेट द सीजर नोटिस ऑफ द कंपनी। फिर अपने आप आपके पास भाग के आएगा। मैंने नहीं किया, फिर केस दिमाग में आया, छोड़ो यार, खाली पैसे की बात नहीं है। फिर कल को 3 की जगह 3 महीना लग गया तो अपन तो बेकार में टेंशन में घूमते रहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को एक सही तरीके से एक पटरी पर चलाने का कुछ एक फॉर्मूला आपके पास हो? देखिए पार्टनरशिप जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मेरा अनुभव तो एक है कि मैंने लाइफ में 3 पार्टनरशिप की अपनी लाइफ में। पहली पार्टनरशिप जरूर बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी तरह से सेटलमेंट भी हुआ, बिना हिच बिना कुछ लाग लपेट के। अब जो चाहते हो वैसा सेटलमेंट करने के सामने वाली पार्टी बोलती है तो आपको अच्छा लगता है। भले ही वो मेरे संबंधी बहुत क्लोज, मेरे मेंटर और मेरे बहुत क्लोज रहे हुए मेरे ब्रदर इन लॉ थे। लेकिन बाकी 2 पार्टनरशिप मेरी बहुत खट्टा मीठा रहा। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा जहाँ तक हो सके पार्टनरशिप मत कीजिए, जॉइंट वेंचर कीजिए। एक लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए कीजिए। प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, अपना अपना पैसा अपने जेब में डालो, फिर बैठ जाओ, फिर वापस लगाओ। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और टाइम लिमिट बांध के अगर आप काम करेंगे तो कटु अनुभव नहीं होगा। मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ में एक ही पार्टनरशिप की लास्ट तक, दूसरी पार्टनरशिप उन्होंने नहीं की और वो ठीक ही रही, वो ख़राब नहीं रही, उसका नतीजा भी ख़राब नहीं रहा। लेकिन मेरा हॉरोस्कोप में पार्टनरशिप नहीं है, तो अब मैं पार्टनरशिप को सोचता ही नहीं और करने की मेरे को जरूरत भी नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जॉइंट वेंचर ओवर पार्टनरशिप गिव्स यू बेटर बेनिफिट्स। ठीक है मदन जी, तो आप एक आखिरी सवाल नहीं पूछूंगा, एक संदेश बस मांगूंगा आपसे युवाओं के लिए, हम जैसों के लिए जो अभी अपना करियर के शुरुआती दिनों में हैं हम लोग,
क्या 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 है सक्सेस का राज? शॉर्टकट है कुछ, या सिर्फ मेहनत है, या किसी दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का मिश्रण है, क्या है? शॉर्टकट में मत जाइए। शॉर्टकट में अगर आप सक्सेस हो गए तो शॉर्टकट में डाउनफॉल भी हो जाएगा आपको। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्लान करके इनिंग खेलिए, सक्सेस आपका पाँव चूमेगी। और मेहनत तो पहले चाहिए, चाहे बाप का सपोर्ट हो, समाज का सपोर्ट हो, पैसा आपके पास बहुत होगा, अब मेहनत करेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है। युवा वर्ग को मैं ही कहूँगा, अपने एजुकेशन का फ़ायदा उठाओ, मेहनत करो, पीछे मुड़ के मत देखो, जो हो जाए उसको भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने हम सबको इतने सारे मैसेजेस दिए, इतने सारे टिप्स दिए कि कैसे एक इंसान को अपने व्यवसाय में या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए या सामाजिक तौर पे भी आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग इससे इंस्पायर होंगे, हम तो हुए ही हैं, और जो भी आगे देखने वाले होंगे ज़रूर इंस्पायर होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।